बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमारी ओरिएंटेशन थी जिसमें हम लोग कुछ बुनियादी बातें की थी। मैं एक क्विक रिकैप अगर 2-3 मिनट में दे दूं तो सबसे पहले तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट हूँ, 10 साल से टैक्स पढ़ा रहा हूँ। टैक्स का पेपर, डाटा का पेपर, CFAP लेवल पर ऑडिट, कुछ इस तरह की बातें की थी। फिर असल बात जो उसके अलावा थी वो ये थी कि टैक्स के पेपर की के हवाले से आपको कहाँ कहाँ पर ऑनलाइन में प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, उसका क्या हल है, उसकी बात की थी। फिर उसके बाद टैक्स के सब्जेक्ट की बात की थी कि टैक्स एज ए सब्जेक्ट क्या कहते हैं, उस नौयत क्या है, उसकी अप्रोच क्या है। उसके बाद हमने बात ये की थी कि जनाब टैक्स कहने को थ्योरेटिकल पेपर है और टैक्स लॉज का पेपर है, लेकिन एक्चुअल में जब पेपर आता है तो वो पेपर 80 मार्क्स के करीब उसका न्यूमेरिकल पार्ट आया होता है। न्यूमेरिकल 80% आता है और 20% सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट आता है। तो जिससे हमने ये नतीजा निकाला था कि भाईजान ये सिर्फ रट्टे वाला पेपर नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिस वाला पेपर है। अब देखेंगे इंशाल्लाह एक वीक पूरा हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल, एक वीक इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है एक्सक्लूसिव, एक वीक जो है वो सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। और मुसीबत ये है कि वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो तब होगी जब आपको कॉन्सेप्ट आएंगे, और उस कॉन्सेप्ट के लिए हमने पहला 1 महीना आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। वो सारी बुनियादी बातें सिखानी हैं। जब आप सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद हम उस प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर आपने किसी बच्चे को फुटबॉल खेलना सिखाना है तो फुटबॉल खेलने और गोल करने की स्किल बाद में आती है। सबसे पहले वो दौड़ना सीखता है, पास करना सीखता है, पास लेना, पास देना सीखता है, और जब वो ये बेसिक चीज़ों में एनेबल हो जाता है तो आखिर में उसको गोल करना सिखाते हैं। तो आप कहेंगे एक बच्चा है जिसको दौड़ना नहीं आता, मैं उसको गोल करना सिखा दूं, वो गोल नहीं कर सकता। उसको ये सारी बुनियादी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। और टैक्स की वो वाली बात जो भी बिल्कुल बेसिक से आज इंशाल्लाह लफ्ज़ टैक्स की से डिस्कशन शुरू करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको सिखानी है। अच्छा, फिर हमने ये बात भी की थी कि जी टैक्स के 3 हिस्से हैं, उसमें पहला हिस्सा बेसिक का है, दूसरा हिस्सा इनकम टैक्स है और तीसरा हिस्सा सेल्स टैक्स है। और ये भी बताया था कि भाई बेसिक 5 से 10% है, इनकम टैक्स 60 to 75% है और सेल्स टैक्स 20 से 30% है। और फिर मैंने पिछली 7 अटेम्प्ट्स की एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था कि भाई पेपर आ कहाँ से रहा है। ठीक हो गया। क्या PDF शेयर कर दी थी? PDF ग्रुप में शेयर हुई थी, सब ग्रुप बन गया हुआ है। आप में से कितने बच्चे WhatsApp ग्रुप में नहीं हैं? एक पेपर लें, अपना नाम लिखें, बॉयज़ अलहदा और गर्ल्स अलहदा, ठीक है, ताकि हम इनको WhatsApp ग्रुप में ऐड करें। और हमने PDF भी शेयर की है और जो है वो क्लास में भी बच्चों को वो पेजेस दिए थे। आपके पास वो पेज है भाईजान, इसको पॉज करें और जल्दी से वो पेज जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने आपको पास पेपर एनालिसिस और ये भी बताया था कि भाईजान जो बच्चे कंसर्न होते हैं कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कोई चैप्टर छोड़ेंगे तो नहीं, तो हमने कहा था कि भाई 10 साल से एक सब्जेक्ट आप कितनी बार पढ़ा सकते हैं। मुझे शायद 300 बार पढ़ा चुका हूँगा, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि किस किस रास्ते से गुजर के कहाँ तक लेके जाना है। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फर्स्ट डे बता रहा हूँ कि 4 अगस्त वुड बी योर लास्ट क्लास। 4 अगस्त आपका आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह। और ये वाली बात हुई थी। फिर उसके बाद हमने बातें की थी हार्डवर्क की कि यार CA में लोग इसको कहते हैं कि हार्डवर्क ज़्यादा है। नहीं, CA में हार्डवर्क इतना नहीं है, CA में कंसिस्टेंसी ज्यादा है। आप और मैंने आपको कहा था कि आप टैक्स 1 घंटा की क्लास है, 1 घंटा इसके बाद टैक्स से आगे बढ़े, बस
सिवाय आखिरी महीने के अगर आप हर रोज 1-1 घंटा जाके टैक्स पढ़ेंगे तो वो मोर देन इनफ होगा। ठीक हो गया। तो ये बातें आपके साथ हुई थी। फिर उसके अलावा फाइनली हमने आपको ये कहा था कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उसमें ऐड हो जाएं या ऐड हो गए हैं तो ये एडमिन ओनली कर दिया गया होगा या कर दिया जाएगा। और उसकी थीम ये बताई थी कि भाई जो बात मैंने आपसे करनी है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में करूँगा, जो बात आपने मुझसे करनी है वो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं हाजिर हूँ। डन हो गया सर जी। अभी भी व्हाट्सएप रूटीन में आ रहे हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट्स के आते हैं, कुछ अभी जो पढ़ रहे हैं उनके भी आने शुरू हो गए हैं। तो वो जो भी सवाल पूछे सर मैं हाजिर हूँ। ये वाली बातें सारी आपके साथ हुई थी कल, और मैंने कल आखिरी बात ये की थी कि इंशाल्लाह हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। वो जो मैंने कल कहा था कि कल से पढ़ना शुरू करेंगे वो वाली कल आ जाए। ठीक हो गया। हमने शुरू करना है टैक्स चैप्टर नंबर 1। आज का पहला लेक्चर है और आज से पहले आप टैक्स के बारे में जो भी जानते हैं उसको ज़हन में एक साइड पे रखें और टैक्स को क्लैरिटी से समझना शुरू करें। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग टैक्स के बारे में जो है वो किसी दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से पैरेलल नहीं रहेगी, आपको एग्जैक्टली गेम की समझ आ जाएगी। तवज्जो से सुनिएगा। टैक्स असल में क्या है? हमारे आम तौर पे कहते हैं यार अजीब बात है, किस चीज़ का टैक्स दें, हम हलाल कमाते हैं, हमने कोई चोरी की है जो हम टैक्स दें, या हम टैक्स क्यों दें? इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल पिच करता हूँ कि हम लोग 4 भाई हैं। हमारे फादर जॉब करते हैं और वो हमें पढ़ा रहे थे, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। एक टाइम आया कि हम सारे जवान हो गए, जॉब करने लगे और अब्बू मेरे रिटायर हो गए। जब अब्बू रिटायर हुए उनकी पेंशन आनी शुरू हुई तो वो पैसे काफ़ी नहीं थे। उन्होंने 4 भाइयों को बुलाया और बुलाकर एक मीटिंग की और कहा कि बच्चों अब हमारे पास जो पैसे हैं वो घर के खर्चे ज़्यादा हैं और हमारे पास पैसे काफ़ी नहीं हैं। अब इस घर को तो चलाना है। अब आप सब लोग 1-1 लाख रुपया पर मंथ कंट्रीब्यूट करो ताकि हम घर को बेहतर तरीके से चला सकें। अब वो अब्बा जी ने कहा कि लाख रुपया हम उनको देते हैं, 4 भाई, उनके पास 4 लाख आ जाता है। वो उनके पास अपने भी जो पैसे वो मिला के वो घर का राशन, घर की बिजली पानी गैस के बिल, घर की ग्रोसरी, घर के सारे लवाजमात जो काम करने वाले लोग हैं उन सबको वो मैनेज करते हैं। हम पहले सुकून में रह रहे थे, अब क्या करना पड़ता है? लाख रुपया महीने का कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? बिल्कुल यही सिनेरियो है हमारे मुल्क का। हमारा मुल्क है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। किसको? हुकूमत चला रही है, हुकूमत ने मुल्क को चलाना है, मुल्क को चलाने के लिए पैसा चाहिए। या तो मुल्क के खजाने में पैसा हो तो वो उस खजाने से पैसे को इस्तेमाल कर ले, या मुल्क के पास इतने ज़खायर हों कि वो उन ज़खायर से पैसा जनरेट करे और मुल्क चला ले। लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं आएगा तो वो अपने बेटों को बुलाएंगे कि भाई आ जाओ, क्या करो? कंट्रीब्यूट करो। इस मुल्क के हम हैं बेटे सर, हमने इस मुल्क को चलाने के लिए कंट्रीब्यूट करना है। किसको पैसे देने हैं? हुकूमत को, जो अब्बा जी बने हुए हैं, जो मुल्क चला रहे हैं। और सर समझ आ रही है? मुल्क को चलाने के लिए जो पैसा अवाम हुकूमत को दे रही है कंट्रीब्यूशन के तौर पे, इसको टैक्स कहते हैं। मेरा पॉइंट भी किया है। तो टैक्स क्या है? टैक्स असल में वो कंट्रीब्यूशन है
जो आवाम करती है हुकूमत के साथ, ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सर मेरा पॉइंट पिक कर गए। ये सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान में चैप्टर का नाम है, और उसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, टैक्स क्या है। अब कुछ बच्चों ने सवाल पूछे हुए हैं, मैं दोहराता हूँ आपके ज़हन में। एक बच्चे ने कहा सर सऊदीया भी तो चल ही रहा है, वो तो आवाम से पैसे नहीं लेते। सर उनका अब्बा तगड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। जब तक हमारे अब्बू की भी सैलरी थी उन्होंने हमसे कंट्रीब्यूशन नहीं मांगी। जब उनकी पेंशन हुई तो उन्होंने कहा भाई अब घर का निज़ाम चलाना है, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा। कौन यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर। ये बात, अगला सवाल ये पैदा होता है सर ये टैक्स जमा करवाना हम पे ज़रूरी है, कंट्रीब्यूशन है हमारी मर्ज़ी है हम कराएं या ना कराएं। भाईजान ये बिल्कुल ज़रूरी है, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है। टैक्स जमा कराना लाजमी है। अगर कोई टैक्स जमा नहीं कराता तो उसे मुजरिम समझा जाएगा। टैक्स ना जमा कराना एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। सर समझ आ गई। अगली बात सर जी घर के खर्चे हैं 600 रुपये के, घर के सारे बच्चों को बुलाया, उन्हें कहा कि आओ कंट्रीब्यूट करो। वो सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, 100 रुपया सब ने दिया तो कितना बना 400। अभी भी 200 रुपये शॉर्ट है, क्या करेंगे। सवाल समझे हो भाईजान। अगर घर की ज़रूरियात ज़्यादा हो और कंट्रीब्यूट करने वाले ने कंट्रीब्यूट किया है फिर भी मामला हल नहीं हुआ। 600 रुपये की ज़रूरियात है, 400 रुपये। अब क्या अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे के घर में ऐसा हो जाए कि 600 रुपये की उसकी राशन चाहिए, उसके बाद 400 है तो क्या करेगा, भूखा मर जाएगा, बच्चों को भूखा रखेगा। भाईजान वो मजबूरन कर्ज उठाएगा, ऐसा ही करेगा ना, किसी से पैसे पकड़ेगा। सर हमारे मुल्क में भी अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है, कंट्रीब्यूशन कम है, तो इसकी वजह से उन्हें मजबूरन क्या करना पड़ता है, कर्जा उठाना पड़ता है। किससे, स्टोरी सुनी है ना IMF की, यहाँ से आई है वो। सर में खर्चे ज़्यादा, आमदन कम, मजबूरन क्या करना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है। किससे पैसा लें, IMF से पैसा लेते। सर समझ आ रही। अब जब वो के देखता है कि घर की कमाई कम है और सारा पैसा मुझसे लेके आप मुल्क चला रहे हैं, तो वो कहता है बात सुनो मेरी मर्जी से चलो। और अगर आपको पता चले कि आपकी अपनी अर्निंग 200 रुपये है और आपके घर के खर्चे 600 रुपये हैं और आप 400 रुपये अपने मामू से बोरो कर लेते हैं, तो मामू 400 रुपया दे के कहेंगे अपने बेटे को बिकना उससे निकालो और सरकारी स्कूल में भेजा करो। मैं पैसा दे रहा हूँ, मेरी मर्जी के मुताबिक चलाओ, नहीं तो मैं देता ही नहीं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। फिर ये होता है, इसी वजह से आपको पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में ये चीज़ नज़र आती है कि वो कहते हैं जी कि IMF ने अप्रूव किया या IMF ने अप्रूव नहीं। होती है ना बात, क्यों आ रही है भाई, उसने पैसा इतना दे दिया, अब वो कहते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक चलो, नहीं तो अगला पैसा नहीं दूंगा। अब आपकी मजबूरी है, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप उसने जो कह दिया, उसने बैठे बैठे कह दिया बिजली पे 2 रुपये का टैक्स बढ़ा दो। अब सारी अवाम चीख रही है, जो हुक्मरान है सियासतदान है वो भी नहीं चाहते, लेकिन मजबूर है, घर का निज़ाम तो चलाना है। जब आपने घर का निज़ाम चलाना है तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, उधार जिससे लिया उसकी बात माननी पड़ेगी। सर पॉइंट समझ आ रहा है। तो बेसिकली टैक्स का स्ट्रक्चर या टैक्स के हवाले से जो बात आपके जहन में आनी चाहिए वो ये है। अब अगला स्टेप ये है
कि गवर्नमेंट के पास टैक्स आ गया तो उसका क्या करते हैं वो? गवर्नमेंट टैक्स के पैसे का क्या करती है? मुल्क की खराजात है, एक्सपेंस है गवर्नमेंट के, वो करती है। क्या खर्चा है जी? सर आपके मुल्क के सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, सेहत पे खर्चा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, सरकारी अस्पताल है, 10 रुपए की पर्ची पर आप चेक करा रहे हैं, वो स्पेशलिस्ट आदमी बैठा हुआ है, उसकी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए है। आप उसको कहते हो कि भाई मैं चेक करो, उसने चेक किया, आपने उसको 10 रुपए की पर्ची पर चेक करवा के बाहर निकला है, आपको क्या लगता है कि उसके पैसे आपने दिए हैं? नहीं। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है उस सरकारी डॉक्टर के पैसे। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे टैक्स के पैसे से। पॉइंट समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल पिच करता हूँ। सर जी मैं SBI क्लास पढ़ाई, बाहर निकला, एक बंदे ने सर पे गन रख दी कि लो जी निकालो मोबाइल। मैंने मोबाइल उसको दिया और 2 मिनट के लिए तो आप हिल जाते हैं कि अब क्या करना। खैर मोबाइल दिया, वो मोबाइल लेकर बंदा चला गया। अब मैं सोचूं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वहीं पे साकित होकर सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। मैं वापस SBI आ गया। SBI आया, यहाँ पर आके मैंने फ़ोन लेकर कॉल की, इस तरह SBI के पास ही मेरा मोबाइल स्नैच हो गया। उन्होंने कहा कि हम उसी जाए वो कुआं पे पहुँच रहे हैं। 2 पुलिस के एहलकार गाड़ी पे आए, उन्होंने मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन ली और चले गए। सवाल ये पैदा होता है कि उन 2 लोग जो आए हैं उनको मैंने पैसा दिया है? नहीं। लेकिन उनको तनख्वाह मिल रही है या नहीं मिल रही? मिल रही है। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट दे रही है। उनको तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट के पास पैसा आवाम के टैक्स के पैसे से आ रहा है। मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं? इस बात के बाद अगली बात, आपने अक्सर प्रोग्राम्स में, शोज में देखा होगा, वो सरेआम में वो इकरारुल हसन है, वो किसी सरकारी बंदे की पास चला तो उसकी टेबल पे जोर जोर से हाथ मार दिया, कहते कि तुम्हारी जो तनख्वाह है वो मेरे टैक्स के पैसे से जा रही। कहते हैं ना, ठीक है तब, ठीक है तब। अवाम जो टैक्स का पैसा देती है वो कौमी ख़जाने में जाता है और फिर कौमी ख़जाने से सारे खर्चे किए जाते हैं। सारे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें ये पुलिस का खर्चा, आर्मी का खर्चा, सब लोगों का खर्चा शामिल है। सर समझ आ रही है? ये टैक्स क्यों है बता दिया। टैक्स के पैसे को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बता दिया। अब हम एक बार बुकिश डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं इट इज द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी रेजेस रेवेन्यू इन ऑर्डर टू यूज इट फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। सर जी ये एक प्रोसेस है जिसके तहत गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज। सर ये रेवेन्यू है, ये टैक्स तो एक्सपेंस नहीं होता, आवाम के लिए एक्सपेंस है ना। जो गवर्नमेंट है उसके लिए तो क्या है? रेवेन्यू है। गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज करती है ताकि खर्चे किए जा सके। हाँ, अब आपको कहा है यार तुमने एडमिशन कराया? हाँ मैंने SBI में एडमिशन कराया। तुम क्लास ले रहे हो? हाँ मैं SBI में क्लास ले रहा हूँ। वो SBI के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं ना। एडमिशन आपने SBI के फ्रंट ऑफिस से कराया है, क्लास आप SBI के टीचर से ले रहे हैं। मेरा पॉइंट पिक करें। इसी तरह ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है, एक इदारा है जो कानून साजी करता है। इस इदारे का क्या नाम है? सर जी ये टैक्स के हवाले से जो कानून के बारे में बात करता है, कानून साजी करता है और टैक्स को इम्प्लीमेंट कराता है, उसका नाम है FPR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक हो गया सर जी? ये टैक्स की डेफिनेशन है
जल्दी से एक बार इसको रीड कीजिए। मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया, क्या है यार, समझ आ रही है नहीं? यस और नो? जी सर। जी सवाल ये है कि टैक्स की बजाय ज़कात और उशर क्यों मुल्क नहीं चलाते? सर जी हम एक जिस पैटर्न पे चले ना, बेसिकली ये गोरे का डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है। उनके यहाँ ये सिस्टम नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग पूरी तरह से उस इस्लाम ने जो पैटर्न डिसाइड किया है और बताया उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो एक जो पैटर्न ओवरऑल चला आ रहा है, वो जो अंग्रेज़ जब यहाँ से जाते हुए गए हैं, वो जो सिस्टम छोड़ के गए हैं, हम लोग उसी सिस्टम को कैरी करने लग गए ना। तो वन ऑफ कहीं चेंज थी, बस उसको वो किया। तो ये टैक्स का सिस्टम वहाँ से फिर चलता चला और अब तक चल रहा है। कानून का हिस्सा है और मुल्क में जो कानून है उस पर अमल करना जो है वो हर शहरी के लिए लाजमी है। तो ये चल रहा है। तो ज़कात और उशर जो है ये एक डिफरेंट डायमेंशन है, ये मज़हबी डायमेंशन है अपनी जगह पे, वो इम्पोर्टेंट है और क्रूशल है और बहुत सी बातें इस बारे में हो सकती हैं जो इस सिस्टम की ख़राबी की बात कर रही हो। लेकिन बहरहाल हम बेसिकली वो वाली बात करेंगे जिससे आपको इस सिस्टम की समझ आ जाए कि ये सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये वाली बात, इन आपके सवाल का जवाब ये है। लो सर, नोट सबको मिल गए? अब अगली बात जो आपके साथ करनी है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्स लागू करने का मकसद क्या है? सर जी क्या मकसद अब तक आपको समझ आया? पैसा, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए मुल्क चलाने के लिए। गवर्नमेंट वो पैसा किससे लेती है? आवाम से। तो टैक्स को लागू करने का मकसद पैसा है। हाँ, सिर्फ पैसा है नहीं, बाज़ों का टैक्स को लागू करने का मकसद इसके अलावा भी कुछ होता है। क्या हो सकता है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को नोट्स दे दिए, आप लोगों के हाथ में नोट्स हैं और मैं जो जो जैसे जैसे बताता रहूं आपने कोशिश करनी है इसको साथ साथ अपने पास नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई बच्चा कल आया और उसके पास नोट्स मौजूद ना हुए तो उसको 100 रुपया फाइन होगा, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैंने ये बात की कि आपको 100 रुपया फाइन होगा, पीछे दो भाई बैठे हैं, दोनों हंसने लग गए और एक ने दूसरे कान में कहा, देखा पैसे कमाने के तरीके। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई मैंने ये जो बात कही है इसका मकसद पैसा कमाना है? सर इसका मकसद डिजायर्ड बिहेवियर पे चलाना है। इसका मकसद डिजायर्ड बिहेवियर है जो आपको बताना है, भाई इस पर अमल करो, ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैं इसको ऐसे कहता हूं कि मैंने अपनी बात मनवाने के लिए ये कहा है, अपनी बात मनवाने के लिए ये वाली बात कही है। गवर्नमेंट कहती है हमारी इकॉनमी के हालात बड़े बुरे हैं, खुदा का वास्ता है एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें। पढ़िए इकोनॉमिक्स। एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें। इतने में एक मियाँ साहब का बेटा कहता है, पापा मैंने तो BMW का लेटेस्ट मॉडल ही लेना है। गवर्नमेंट कहती है हम तो पहले ही कह रहे हैं कि यार आप इंपोर्ट ना करो, एक्सपोर्ट जितनी हो सकती करो, इंपोर्ट को कम करो। मियाँ सब कहते बच्चा जिद कर रहा है, क्या कर सकते हैं, बच्चा जो हुआ। 10 करोड़ रुपए की BMW है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है
10 करोड़ की BMW या 30 करोड़ इस पे टैक्स है। हम आपको मना तो नहीं करेंगे ना मियाँ साहब, आपने जो करना करें, अलबत्ता 10 करोड़ की BMW पर 30 करोड़ पे टैक्स लगा दें। और मेरा पॉइंट भी कर रहे हैं। यस सर। ये जो हरकत की है, इसका मकसद असल में अपनी बात मनवाना है। पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो भी मैंने नोट्स वाली बात कही, ये चीज पिच करने के लिए थी कि यार आपको ये बात समझाई जाए कि अपनी बात मनवाने के लिए फाइन किया। ये असल में हमारी इनकम स्ट्रीम नहीं हो सकती। इसी तरह टैक्स लागू किया गया है, उससे पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा, टैक्स लागू करने का मकसद पैसा कमाना नहीं था, अपनी बात को मनवाना था। अगर एक बच्चा कल आए कहता है ये ले सर 100 रुपए, मैं नहीं लेके आ सकता नोट्स, तो जो असल मकसद था फाइन लगाने का वो क्या था कि नोट्स लेके आए। ये मकसद तो नहीं था ना कि आपसे पैसे लिए जाए। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, ये असल बात है। इसी तरह ही बाजों का टैक्स को लागू करने का मकसद अपनी बात को मनवाना होता है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराना होता है। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, ये असल बात है। ये जो नोट्स वाली बात और फाइन वाली बात की, असल में मैंने समझाने के लिए की है। वैसे आपको मशवरा है कि लेके आइएगा, लेकिन इसमें फाइन का फैक्टर शामिल नहीं है एक्चुअल में। ठीक हो गया? वो सिर्फ समझाने के लिए की थी। अच्छा जी, तीसरी बात, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में, अमीर से पैसा लेना, गरीब पर खर्च करना। ठीक हो गया? आपको, आपने मियाँ साहब को कहा है कि ना करें इंपोर्ट, वो कहते मैंने करना है। आपने कहा जी 10 करोड़ की गाड़ी है, 30 करोड़ टैक्स लेगा, कहते कोई बात नहीं, पैसा ही वादू है। उन्होंने 10 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए, मंगवाने के लिए 30 करोड़ का टैक्स पे कर दिया है। अब ये जो 30 करोड़ का टैक्स गवर्नमेंट के पास आया है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? ये ऑरेंज ट्रेन पर खर्च कर दे, अमीर से पैसा वसूल करे और गरीब पर खर्च किया। मेरा पॉइंट पिक करें, इससे क्या अचीव होगा? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इससे क्या अचीव होगा? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जल्दी से एक बार रीड करें फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की। अच्छा, अब यहाँ पर जब हमने कह दिया नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, इसका क्या मतलब है? टैक्स लागू करने के मकासद सिवाय रेवेन्यू के, यानी रेवेन्यू के अलावा सोचना है। अब आपने पैसा नहीं सोचना, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है लेकिन इनका मकसद पैसा नहीं है। इन केसेस में कौन सा केस है जी? क्या मकसद है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? मुआशरती तौर पे डेवलप होना। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? मुआशी। दोनों में फर्क है। अच्छा जी, आपने सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या किया है? 30 करोड़ रुपए का टैक्स लेकर ऑरेंज ट्रेन पर लगा दी, सोशल डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या किया है? इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया ताकि लोग इंपोर्ट ना करें और इकोनॉमी डेवलप। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो बेसिकली ये दो मकासद होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थीम है और ये पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट क्या है? आपने टैक्स लागू किया, मकसद क्या था? वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करना। टू स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइज बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन और अदर कंडीशन। अपनी वो इदारे, सर अभी कोविड गुजरा है, अब इधर टेक्सटाइल मिल वालों ने कहा सॉरी जी, हम मिल बंद कर रहे हैं, 5000 बंदा काम करता है भाई, दिन कल से ना आइएगा। सर समझ आ रही है? अब
अगर कल से नहीं आना तो 5000 बंदा बेरोजगार हो गया। इतने में गवर्नमेंट ने कहा हम आपको 5 साल का टैक्स माफ करते हैं, लोगों को नौकरी से ना निकालो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये है वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करना। कैसे? एग्जेम्पशंस देके। सर जी 2 वर्ड है, एक है टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स मुआफी, एक है टैक्स क्रेडिट, एक है टैक्स एग्जेम्पशन और एक है टैक्स क्रेडिट। का क्या मतलब है? टैक्स में कमी। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। सर जी ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन पियानो की कंपनी का है और इसकी कीमत पाकिस्तान में 20 रुपये। एक बंदा ये पेन पकड़ता है और चाइना चला जाता है और चाइना जाके उनको कहता है कि मुझे इस तरह का पेन बना दो। चाइना वाले कहते हैं ये वाला पेन 12 रुपये का हम आपको दे देंगे। अब वो क्या करता है, वो चाइना का पेन 12 रुपये का खरीद कर यहाँ पर बेचने लग जाता है, 15 रुपये का बेची जाता है। अब यहाँ पर कितने का मिल रहा है? 20 का। अब अगर चाइना से इंपोर्ट शुदा पेन बेची जाए, पियानो की सेल कम होगी, पियानो की आखिर तंग आके पियानो की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। पियानो की फैक्ट्री बंद होगी तो उसमें 5000 मुलाजिम काम करते हैं, सारे बेरोजगार हो जाएंगे। होगा क्या? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कहेगी हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट कहेगी फौरन इस पेन को कहेगी भाई 12 का इंपोर्ट कर रहे हो, इस पे 12 रुपये टैक्स लगेगा। 12 की इंपोर्ट पे 12 रुपये टैक्स लगा तो कितने हो गए? 24। पाकिस्तान में कितने के पड़ रहा है? पाकिस्तान में कितने का बिक रहा है? अपने बंदे को बचा लिया, अपनी फैक्ट्री को बचा लिया, पियानो कंपनी को बचा लिया, लोगों की जॉब्स एम्प्लॉयमेंट बचा ली। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ऐसे होता है सर, अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। सर जी टारगेट ये है कि आज का लेक्चर लेने से पहले और लेक्चर लेने के बाद आपकी टैक्स की अंडरस्टैंडिंग में ड्रास्टिक इंक्रीज होना चाहिए। आपको एक्चुअल में पता हो कि अच्छा यार ये होता है, इससे पहले हमें इस बात का नहीं पता था, ताकि आपके बारे में जूम किया जाता है कि इंशाल्लाह अब आगे आप सीएम में हैं और आपके बारे में जूम किया जाएगा कि आप टैक्स के एक्सपर्ट हैं, तो उसकी बेस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह हमने बनानी है। अच्छा जनाब, आपने गौर किया हमने किस तरह अपनी इंडस्ट्री को बचाया है? बाहर से पेन सस्ता आ रहा था, यहाँ पे महंगा बन के बिक रहा था। हमने कहा भाईजान अपना मुल्क बचाओ, जो बाहर से आ रहा है उस पर टैक्स बढ़ा दिया। आपने गौर किया पहले कुछ अर्सा पहले जापानी गाड़ियां बहुत ज्यादा आने लग गई थी, फिर एकदम खत्म हो गई। क्यों? टैक्स बढ़ा दिया था उसके ऊपर। अगर मैं अब भी मानता हूं कि जितने की जापान में गाड़ी बिक रही है अगर उससे डबल कीमत की भी यहां पर बिके तो आपकी पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बैठ जाएगी। यहाँ की जो 40 लाख की गाड़ी है वो वहाँ पे पाकिस्तानी 10 लाख रुपए की है, और 10 लाख रुपए अगर मजीद भी लग जाए तो 20 लाख पे यहाँ पर पहुँच जाए तो वो आधी कीमत की है। पॉइंट समझ रहे हैं? लेकिन हमने अपनी इंडस्ट्री को बचाना है, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना है, बजाय इसके कि हम ये देखें कि सस्ता क्या पड़ रहा है। हमने अपना मुल्क बचाना है ना पहले, तो ये पॉइंट। As a bargaining tool in trade negotiation with other countries. Third point. Trade negotiation with other countries. सर जी यूएसए है, यूएसए वालों को चाहिए थी टी शर्ट्स अपनी आर्मी के लिए। उन्होंने 3 मुल्कों को अप्रोच किया। इंडिया को किया, इंडिया ने कहा हम 180 रुपये की एक टी शर्ट देंगे।
पाकिस्तान को किया, पाकिस्तान ने कहा हम 170 रुपये की टी शर्ट देंगे। बांग्लादेश को किया, बांग्लादेश ने कहा हम 160 रुपये की टी शर्ट देंगे। अगर क्वालिटी सेम है तो कौन बिड विन कर जाएगा? अब यहाँ पर पाकिस्तान के टेक्सटाइल वाले बंदे गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि सर जी अगर आप हमें 15 रुपये की टैक्स में छूट दे देना तो ये बिड हम विन कर देंगे। तो बेसिकली टैक्स एक बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ ताकि दूसरे मुल्कों के साथ नेगोशिएट करते हुए हमको एक एज मिल जाए, एक फ़ायदा हो जाए। टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या डिप्रेशन। सर जी ये चौथी बात है, ये करने लगा हूँ आपके साथ। हुआ क्या? अच्छा जी, फ्यूल की प्राइस थी 200 रुपये और इस पे टैक्स लग रहा था 50 रुपये। आवाम को फ्यूल या पेट्रोल मिल रहा था 250 रुपये लीटर और जी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस बढ़ के हो गई 230 रुपये। अब जैसे इसकी प्राइस बढ़ के 230 हुई ना तो गवर्नमेंट ने कहा हो ये तो कीमत बढ़ गई है, इस पे टैक्स लेगा 50 रुपये तो आवाम को मिलेगा 280 रुपये का। अगर गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देना चाह रही है तो पता क्या करेगी गवर्नमेंट? भाई 30 रुपये से कीमत बढ़ी है ना तो 30 रुपये से टैक्स कम कर देंगे, टैक्स 20 कर देंगे और कीमत कितनी हो जाएगी? 200। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? ये गेम है। आपने गौर किया कि टैक्स को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए। सर 1 2 3 4 चारों बातें जल्दी से रीड करें फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा सर जी, एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने कहा है कि ये थर्ड पॉइंट रिपीट कर दें। थर्ड पॉइंट में मैंने ये बात समझाई है आपको कि अगर किसी दूसरे ममालिक के साथ नेगोशिएशन हो रही होती है तो टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया जाता है, टैक्स को बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें लगता है कि टैक्स में छूट देने से या गवर्नमेंट को कहा जाता है कि टैक्स में छूट दे दें कि हम इंटरनेशनल ट्रेड विन कर जाएंगे तो गवर्नमेंट जो है उस केस में टैक्स में छूट दे देती है ताकि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े और ओवरऑल मुल्क का फ़ायदा हो। अच्छा जी, फिर मैंने आपको इसको समझाने के लिए यूएसए और टी शर्ट वाली एग्जांपल दी है, ज़हन में रहेगी? ले सर आगे चलते हैं। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीर आदमी से टैक्स लेना और गरीब पर खर्च कर देना। BMW की गाड़ी पर 30 करोड़ का टैक्स था, वो ऑरेंज ट्रेन पर खर्च कर दिया है, तो अमीर से पैसा लेकर गरीब पर खर्च कर रहे हैं। लग्जरीज पर जो टैक्स होता है ना, अगर वो पाकिस्तान मेड हो उसका असल मकसद ये होता है, यानी एक तो टैक्स है ना वो अमीर, एक तो टैक्स लागू करने का मकसद होता है कि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई बड़ी हाई फाई वो बनती हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स बनती हैं, 70 लाख रुपए की बाइक है, उस पर भी बड़ा टैक्स होता है। वो किस चीज़ का टैक्स होता है? वो टैक्स होता है कि वो अमीर आदमी है, उसने गाड़ी रखी हुई है, वो टैक्स दे और उसका टैक्स का पैसा गरीब पर खर्च हो, तो ये इट लीड्स टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इनइक्वालिटी इन द वेल्थ को कम किया जा सके। गवर्नमेंट जिस चीज़ के बारे में चाहती है कि उसको प्रमोट करें या इनकरेज करें, वहाँ पे टैक्स माफ़ कर देती है या टैक्स कम कर देती है। गवर्नमेंट साइंस और इन्वेंशन का काम हो, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का काम हो, मेंटेन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स हो, to promote science and invention, finance educational activities और maintain and improve efficiency of labor force, सॉरी लोकल फोर्स। पहला काम साइंस का काम गवर्नमेंट इनकरेज करती है,
रिसर्च का काम वो गवर्नमेंट इनकरेज करती है, तालीमी एक्टिविटी सरगर्मियों गवर्नमेंट इनकरेज करती है, और अगर किसी को ट्रेनिंग देनी हो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इनकरेज करती है। गवर्नमेंट जिस चीज़ को इनकरेज करती है उसके वजह से टैक्स माफ़ कर देती है या टैक्स कम कर देती है। जी ये ऊपर वाला इनइक्वालिटी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का उल्टा है। रिड्यूस इनइक्वालिटी कह देना, यहाँ इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कह देना, एक ही बात है ना। ये बेसिकली फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लिखा हुआ। लोकल फोर्सेस का मतलब है आपके लोकल लेबर या वर्क फोर्स। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसका मिसाल देता हूँ, डेस्कॉन में एक उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, DTI डेस्कॉन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे आम लेबर को वेल्डिंग करनी सिखाई जाती है। वो बंदा वेल्डिंग सीखता है और वो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कमाने लग जाता है वेल्डिंग करके। सर समझ आ रही है? तो ये जो ट्रेनिंग है जो दी जा रही है उस फोर्स को, लोकल फोर्स को, ये बेसिकली इस तरह के कामों को गवर्नमेंट क्या करती है, प्रमोट करती है, इनकरेज करती है। इस पे टैक्स नहीं लगेगा। जो इदारा उसको चला रहा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उस पर टैक्स नहीं लगता। टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट। अच्छा जनाब, अगली बात ये है, ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करना जो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करते हैं अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? ज्यादा चार्ज करना, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करना। एक आइटम है लाहौर में 200 की आइटम है, 50 का टैक्स है, लाहौर में बिकती है 250 की। मुल्तान में यही आइटम 230 की है और 50 का टैक्स है और मुल्तान में बिकती है 280 की। अब इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेम आइटम दो मुख्तलिफ मार्केट्स में बिके और उस पर डिफरेंट प्राइस चार्ज हो। गवर्नमेंट इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकती है टैक्स के ज़रिए। यस। कैसे? सर जी इधर टैक्स अगर 20 रुपए कर देंगे तो मुल्तान में भी चीज कितने की बिकेगी? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गई? एलिमिनेट हो गई, खत्म हो गई। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट। ये मसला। आवाज क्लियर है? जी सर। अच्छा, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इनकरेज नहीं किया जाता है किसी सोसाइटी में, सिगरेट है, तंबाकू है, इन पर फिर जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाया जाता है या लागू किया जाता है जो कि सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, अनडिज़ायरेबल। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, यार ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये तवज्जो से सुनिएगा। SBI ने मुझे सैलरी दी 1 लाख रुपए, मैंने आगे अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी 10,000 रुपये। SBI ने मुझे कैश दिया, मैंने आगे अपने एम्प्लॉय को कैश दिया, उसने आगे अपने एम्प्लॉय को कैश दिया। ये सारी हम लोगों की इनकम है जो रिकॉर्ड नहीं हो रही। गवर्नमेंट कहती है कि आपको इकोनॉमी को रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए। अच्छा, वो रिकॉर्डेड कैसी होगी? वो कहते हैं अगर SBI वाले मेरे अकाउंट में पैसे भेजते और मैं अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसे भेजता और वो अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसे यार अगर बैंकिंग चैनल के ज़रिए आएंगे तो फिर तो रिकॉर्ड होगा ना, फिर तो उसका सबूत होगा, फिर तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो, यानी उसका रिकॉर्ड हो, यानी जो ट्रांजैक्शन आप करें वो बैंकिंग चैनल के जरिए करें। जो ट्रांजैक्शन आप करें वो बैंकिंग चैनल के जरिए करें, कैश में ना करें। पहली बात।
गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो ट्रांजैक्शन हो बैंकिंग चैनल के जरिए और कैश में ना हो। अब उन्होंने किया क्या, अब उन्होंने एक हाल सोचा, जिस बंदे ने कैश में ट्रांजैक्शन की और गवर्नमेंट को इसका पता चल गया तो गवर्नमेंट उसको इनकम तस्वुर करेगी और उस पर टैक्स लगा देगी। ट्रांजैक्शन होनी चाहिए किसमें, बैंकिंग चैनल के जरिए। अगर आपने ट्रांजैक्शन की कैश में तो टैक्स वाले इसको क्या ट्रीट करेंगे, इनकम, और क्या लगा देंगे, इस पर टैक्स लगा देंगे। दिस इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। चलूं आगे सर जी, फिर कह रहा हूं, अगर ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए की जानी चाहिए, अगर ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए ना की गई और कैश में की गई तो टैक्स वाले ट्रांजैक्शन को इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। इस सब का मकसद प्रॉपर रिकॉर्ड करना है इकोनॉमी को, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। और आज की आखिरी बात, गवर्नमेंट अगर कोई रिसर्च या डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम हो तो उसको एनकरेज करती है, और एनकरेज करने के लिए क्या किए जाते हैं, टैक्स में कमी। मैंने बताया ना टैक्स का मतलब है टैक्स में कमी। रिसर्च और डेवलपमेंट के कामों में, प्रोजेक्ट्स में टैक्स में कमी दे दी जाती है। टैक्स एग्जाम्पशन का मतलब है टैक्स माफ, टैक्स क्रेडिट का मतलब है टैक्स में सर जी बिल्कुल थोड़ा सा मैंने आज पढ़ाया, जितना पढ़ाया साथ साथ पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।